प्यारे बच्चों, कल हमने किया था स्टीरियो आइसोमरिज्म। उसमें मैंने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप का होता है, कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। तो हमने कल स्टार्ट किया था कन्फिगरेशनल। उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हमने नेक्स्ट करना है ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहे, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम रहे, बट सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस हो। वो डिफरेंस किस में आता है कि वो जो पोलराइज लाइट का प्लेन होता है उसको रोटेट करने में डिफर करते हैं। एक मॉलिक्यूल करता है उसके प्लेन को लेफ्ट की तरफ रोटेट और दूसरा करता है राइट की तरफ। तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हुए? टू मॉलिक्यूल्स which have same molecular formula, same structure, same physical properties, same chemical properties, but differs only in the behavior of change of plane of polar light either towards left or right। अब दो मॉलिक्यूल है, अगर उनमें से एक जो है वो प्लेन पोलर लाइट के पाथ को, जहां प्लेन को हम कहें रोटेट करता हो लेफ्ट की तरफ, दूसरा करता होना चाहिए राइट की तरफ, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इनमें से एक आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलर लाइट के प्लेन को क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है लेफ्ट की तरफ, उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और जो करता है राइट की तरफ उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम एल आइसोमर भी बोलते हैं या माइनस आइसोमर भी बोलते हैं, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम डी आइसोमर, स्मॉल डी लिखना है, स्मॉल एल लिखना है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस आइसोमर भी बोलते हैं। तो दो मॉलिक्यूल आपके पास आ गए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, प्रॉपर्टी सेम है। ये जो है, ये पोलराइज लाइट जो है उसके प्लेन को रोटेट कर रहा है लेफ्ट की तरफ, ये कर रहा है राइट की तरफ। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो लेफ्ट की तरफ कर रहा है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जहां एल आइसोमर, जहां माइनस आइसोमर। और जो राइट की तरफ करता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जहां प्लस आइसोमर, जहां डी आइसोमर। अब चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तभी ये चीजें आपको समझ आएगी। तो उससे पहले मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे सबस्टांसेस, ये सारे सबस्टांस जो है ये पोलर लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं कर पाते हैं, कुछ ही कर पाते हैं। तो जिन सबस्टांसेस के अंदर ये हम कहें प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन पोलर लाइट को क्या कर सके, लेफ्ट या राइट की तरफ रोटेट कर पाए, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसी के साथ रिलेटेड है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के साथ ही। ऑप्टिक का आपको पता ही मतलब क्या होता है? लाइट। तो चलिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो जो हमारे घरों में लाइट आती है ये ऑर्डिनरी लाइट होती है, इसमें सेवरल वेवलेंथ्स होती हैं। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है। जैसे हम सोडियम लैंप की बात करें तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स अगर आपके पास हो, आपको पता होना चाहिए उसमें एक ही वेवलेंथ होगी। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट जो है ये हर डायरेक्शन में ओरिएंट करती है। जैसे आपके घर में बल्ब होगा, उसकी लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। तो हर डायरेक्शन में वो क्या करती है? ओरिएंट करती है। अगर ऐसी लाइट को हम नाइकल प्रिज्म से पास करते हैं, जो हमारे पास नाइकल प्रिज्म है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हमने पास किया किसमें से? नाइकल प्रिज्म में से। तो इस प्रिज्म में से सिर्फ वही लाइट पास होगी जिसकी ओरिएंटेशन इसके पैरेलल होंगी। बाकी जितनी भी ओरिएंटेशन होंगी वो इसमें से पास नहीं होती है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? जी आपके पास आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि ऐसी लाइट जिसकी ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही प्लेन में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस लाइट को जब हम किसी सबस्टांस के सॉल्यूशन में से पास करते हैं, ये हमारे पास पोलैरिमीटर ट्यूब है, इसमें हम जल्दी क्या करते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं।
किसी सबस्टांस का कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको, मॉलिक्यूल दे दिया गया आपको पता करना है कि आज ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो आपने क्या करना है, उसका किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन लाना है। सॉल्वेंट आपने ऐसा लेना है जो खुद ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने पहले सॉल्वेंट को टेस्ट करना है, क्या वो तो नहीं लाइट को रोटेट कर रहा है लेफ्ट या राइट की तरफ। तो आपने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो खुद ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, जाने जो प्लेन पोलराइट को रोटेट ना कर पाए, ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ। ऐसा सॉल्वेंट आपने चूज करना है। उस सॉल्वेंट में आपने उस सबस्टांस को डिसॉल्व करना है जिसका आपने पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो आपने इस ट्यूब में डाल देना है उस कंपाउंड का सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। अब ये लाइट आ रही है प्लेन पोलराइट, इसको आपने पास किया इस कंपाउंड में से, इसके सॉल्यूशन में से। रिजल्ट देखना आपने, तो रिजल्टेंट आपके पास तीन चीजें हो सकती हैं। जहां तो ये लाइट जैसे पास की वैसे ही आपके पास आ जाए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, कंपाउंड सिंपल आपके पास सिंगल कंपाउंड है और कुछ नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड इसमें डाला है, सपोज कर लीजिए हमने इसमें कंपाउंड कोई डाला है, ए सबस्टांस है वो डाला हुआ है, तो हम कहेंगे कंपाउंड ए जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है, ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे ये कंपाउंड, ये सबस्टांस क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऐसा सिचुएशन आती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है, जहां जे रिजल्ट होगा, जहां जे रिजल्ट होगा, जहां जे रिजल्ट होगा। अगर ऐसा आता है मतलब ये लाइट जो प्लेन था किस तरफ रोटेट हो गया, राइट की तरफ। किस तरफ हो गया, राइट की तरफ। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये सबस्टांस जो है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसलिए मैंने जहां लिखा हुआ है इसके नीचे ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव होगा। अगर ऐसा होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब जरूरी नहीं है ये प्लेन इस तरफ रोटेट हो, ये इस तरफ भी रोटेट हो सकता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है ये इस तरफ रोटेट हुआ है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दोनों ही केस में चाहे लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रहा है चाहे राइट की तरफ रोटेट हो रहा है, तो वो सबस्टांस क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो लेफ्ट की तरफ करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, जहां हम इसको क्या बोलते हैं, माइनस आइसोमर, जहां एल आइसोमर, डेक्स्ट्रो को हम प्लस भी बोलते हैं। अब अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल आ जाएं ए एंड बी, जिनका मॉलिक्यूल फार्मूला सेम है, एक हो उसमें से ये वाला और दूसरा हो ये वाला, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। एक लेफ्ट की तरफ कर रहा है, दूसरा राइट की तरफ कर रहा है, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। तो आई होप आपको अभी समझ आया होगा प्लेन पोलराइट क्या चीज होती है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसकी ओरिएंटेशन हर डायरेक्शन में मिलेगी, बट जो प्लेन पोलराइट है इसकी ओरिएंटेशन आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेगी। ये कैसे मिलती है, ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं किसमें से, नाइकल प्रिज्म में से, जो स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है। तो इसमें से सिर्फ वही ओरिएंटेशंस पास होती हैं जो इसके पैरेलल हो। तो ये रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। इस लाइट को पास करते हैं किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से और देखा जाता है रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट क्या आए, प्लेन पोलराइट का प्लेन ऐसा ही रहे, ना वो रोटेट करे, तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर रोटेट करता है, रोटेट करने के दो ही तरीके हैं, जहां तो राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा, दोनों ही केस में हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर लेफ्ट की तरफ करता है तो हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और अगर राइट की तरफ करता है तो बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ऐसे पेयर जब हम ले लें, अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं ए और बी, मैंने आपको कहा दोनों का मॉलिक्यूल फार्मूला सेम है, इट मींस आइसोमर हो गए, पर दोनों में डिफरेंस किसका हो, एक करे प्लेन पोलराइट को रोटेट राइट की तरफ, एक करे लेफ्ट की तरफ, ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां तो आपको ये पूरा असेंबली नहीं मिलेगी, आपको कंपाउंड लिखा होगा, वहां पे बताया होगा कि ये कंपाउंड ए है, बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्योंकि आपको तो
कोई नाइकल प्रिज्म नहीं एग्जाम में देगा, प्रैक्टिकल करने जा रहे हो तो अलग बात है। जब थ्योरी का एग्जाम दोगे वहां पे आपको कोई ये प्रिज्म नहीं देगा, ना ही आपको पोलैरिमीटर ट्यूब मिलेगी, ना आपको कोई कंपाउंड देगा, सिर्फ कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा होगा भाई ये कंपाउंड है बताइए। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो सीखनी है। तो उसमें आपने नेक्स्ट पढ़ना है सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि कैसे पता चलेगा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, सीधा आप अगर आप मॉलिक्यूल को देख के, विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की टर्म है ये आपने याद रखना है। लुईस पास्चर का नाम सुना होगा आपने, साइंटिस्ट का, उसने टर्म दी थी ये। तो इसमें एक चीज और आपने नोट करनी है, सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है और स्पेसिफिक रोटेशन या एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जो सबस्टांस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, यानी लाइट का जो प्लेन, पोलर लाइट का प्लेन जो है वो जहाँ तो राइट हैंड साइड जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो ऐसे रहेगा। मैंने बोला जी डाटा डाटा अगर यहीं पे लाइट रहती, यहीं पे प्लेन रहता, अब प्लेन कितना शिफ्ट हुआ है, कितने डिग्री एंगल लेना आपने, ये यहां से कहां पहुंच गया, यहाँ तो ये एंगल जो बन रहा है अल्फा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ये राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। तो ये कितने डिग्री प्लेन जो है रोटेट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ये याद रखना है। एंगल ऑफ रोटेशन को किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा से। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करता है कि जो आपने सबस्टांस कौन सा लिया है उसकी नेचर के ऊपर। अगर कोई एक सबस्टांस है उसमें एंगल कुछ और आएगा, दूसरा सबस्टांस लोगे अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें अल्फा अलग आएगा। तो हर सबस्टांस में एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, अलग होगा। तो नेचर ऑफ सबस्टांस के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा जो आपने पोलैरिमीटर ट्यूब ली थी उसकी लेंथ कितनी है, ये यहां से लेके लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ जो है पोलैरिमीटर ट्यूब है उसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तीसरा भी डिपेंड करता है जब आप ये लाइट पास कर रहे हो उस समय टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर जो इसमें आपने सोल्यूशन लिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इन ग्राम्स पर लीटर लेनी है आपने, मिलीलीटर। तो उसकी कंसंट्रेशन अगर आप वेरी करते हो, पहले आप लेते हो 2 ग्राम पर मिलीलीटर, फिर 3 ग्राम पर मिलीलीटर, 4 ग्राम पर मिलीलीटर, तो एंगल ऑफ रोटेशन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर, नेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के ऊपर, फिर लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, और लास्ट में आपको मैंने बताया टेम्परेचर। और एक और चीज है वेव लेंथ, जो है मोनोक्रोमैटिक जो सोर्स आप यूज कर रहे हो लाइट का उसकी वेव लेंथ क्या है। अगर वेव लेंथ चेंज करते जाओगे तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये केवल एग्जाम में आपको फैक्टर पूछ ले कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स, तो आपने बताना है टेम्परेचर, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, कंसंट्रेशन, वेवलेंथ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सबस्टांस। तो ये फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए किस किस के ऊपर डिपेंड करता है एंगल ऑफ रोटेशन। देन आता है स्पेसिफिक रोटेशन किसको बोलते हैं, या एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन किसको बोलते हैं। तो अगर हम जो लेंथ है ट्यूब की वो 1 डेसीमीटर ले लें, ये लेंथ कितनी लेनी है, 1 डेसीमीटर ले लें। जो इसमें सॉल्यूशन है अगर 1 ग्राम पर मिलीलीटर ले लें, उस समय जो एंगल रोटेट होगा, कितना एंगल रोटेट होता है लेफ्ट या राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, या क्या बोलते हैं, सिंपली स्पेसिफिक रोटेशन। द स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्रीज observed when the plane polar light is passed through tube of 1 decimeter length and concentration of 1 gram per milliliter। तो आपने कंसंट्रेशन कितनी रखनी है सोल्यूशन की, 1 ग्राम पर मिलीलीटर ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर और जो भी आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो उस
वेवलेंथ के हिसाब से जितना भी एंगल रोटेट होगा ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस के लिए वो उसका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन। इसको डिनोट किया जाता है, अल्फा को स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, ऊपर टी नीचे डी। टी का मतलब टेम्परेचर है, डी का जनरली वेवलेंथ होती है, इसको लैम्डा से भी लिख सकते हैं। डी इसलिए लिखा हुआ है, हम सोडियम लैंप लेते हैं तो उसकी जो डी लाइन होती है वो यूज की जाती है यहाँ पे। तो डी लाइन की वेवलेंथ कितनी होती है, 589.3 नैनोमीटर। तो इस वेवलेंथ को जनरली हम यूज करते हैं, तो जनरली इसलिए डी लिखा जाता है। आप लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो स्पेसिफिक रोटेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं जी। किसके बराबर होता है, फार्मूला भी आपको पता चाहिए, कितना एंगल रोटेट हो रहा है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्यूब और कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो जहां लेंथ ऑफ ट्यूब आपने किसमें लेनी है, ये आपने लेनी है डेसीमीटर में। यहाँ मैंने एल लिखा हुआ है, यहाँ एल का मतलब लेंथ है, तो लीटर नहीं समझ लेना इसको। तो ये फार्मूला है, तो ये आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन में क्या डिफरेंस है। एंगल ऑफ रोटेशन कोई भी एंगल होता है, उस समय कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी वेवलेंथ हो सकती है, और जो लेंथ है ट्यूब की ये भी कुछ भी हो सकती है। पर इसको हमने अगर फिक्स कर दिया कि लेंथ की ट्यूब हमने लेनी है 1 डेसीमीटर, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर, टेम्परेचर जो आपने फिक्स कर किसी टेम्परेचर ऊपर आप करना चाहते हैं, वेवलेंथ भी कोई हो सकती है, उस समय जो एंगल रोटेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप एग्जाम में जाएंगे आप कैसे डिसाइड करेंगे कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो मैंने आपको बोला भाई थ्योरी एग्जाम में तो आपको ना तो सैंपल दिया जाएगा, ना तो आपको सोल्यूशन मिलेगा बना, ना ही आपके पास कोई पोलैरिमीटर ट्यूब होगी, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो जनरली ये देखा गया कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपरिम्पोज होते हैं। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो एक तरीका है कि हम उसकी मिरर इमेज देखें। अगर वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरिम्पोज हो जाता है तो हम कहेंगे ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरिम्पोज नहीं होता है तो हम कहेंगे ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए सुपरिम्पोजेबल का मीनिंग क्या है, नॉन सुपरिम्पोजेबल का मीनिंग क्या है, अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या मतलब हुआ सुपरिम्पोज होना और क्या मतलब हुआ नॉन सुपरिम्पोज होना। तो मैं आपको ये इंग्लिश के हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, अगर आप ये ए लेटर ले लें तो आप देखेंगे शीशे में मिरर में आपको ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब इसको उठाइए, इसके ऊपर रखिए, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, ये पूरा इसको ओवरलैप कर लेगा। तो ऐसी इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, सुपरिम्पोजेबल। जैसे नीचे में लिखा हुआ एच, अगर एच को उठा के रखेंगे इसको पूरा आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये भी क्या है, सुपरिम्पोज है। ये बीच में डॉटेड डॉटेड क्या है, ये मिरर लगाया हुआ है हमने। अब हम इन लेटर के बजाय अगर पी लेटर लेते हैं तो पी लेटर आपको शीशे में इस तरह से दिखेगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, ये सुपरिम्पोज नहीं होगा। इसी तरह से आप ई ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, मिरर में आपको पता है कैसी दिखेगी उसमें। तो मैंने ई ले लिया, यहाँ पे रख दिया। अब देखिए इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, ये सुपरिम्पोज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ABCD नहीं चलेगा, जो आपके केमिकल्स होंगे वो ABCD नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस कौन सी होती हैं और नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस कौन सी होती हैं। तो अगर इस तरह से सिचुएशन है तो ये सुपरिम्पोजेबल है, और इस तरह से अगर नॉन सुपरिम्पोजेबल है। तो जनरली देखा जाता है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तभी होता है अगर वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या होता है, नॉन सुपरिम्पोजेबल। अगर सुपरिम्पोज हो जाता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो सिमेट्री एलिमेंट क्या है, सिमेट्री एलिमेंट एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है जी। आपने याद नहीं करना है, सिमेट्री एलिमेंट आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं कोई भी, ना ही आपको सिमेट्री ऑपरेशन पूछेगा। 11th के सिलेबस में आपको एलिमेंट्स नहीं पूछेंगे, पर विदाउट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे बताना है ऑप्टिकली एक्टिव क्या है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा कंपाउंड है। तो सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, सिमेट्री एलिमेंट एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है। इट कैन बी पॉइंट हो सकता है, एक ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं पॉइंट, प्लेन, एक्सिस। तो ये ज्योमेट्रिकल एंटिटी है कोई, ये पॉइंट भी हो सकती है, जहां ये प्लेन भी हो सकता है, जहां ये एक्सिस भी हो सकती है।
उसके ऊपर हम कुछ परफॉर्म करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के बाद फिर हम ऑब्जर्व करते हैं जो पहले स्ट्रक्चर था हमारे पास और जो बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आता है, उन दोनों में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो हम बोलते हैं ये सिमेट्री ऑपरेशन है। और जिस एलिमेंट को उठा के हम चाहे पॉइंट के ऊपर, चाहे एक्सिस के ऊपर, चाहे प्लेन के ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो ऐसा ऑपरेशन है कि ऑपरेशन करने के बाद और ऑपरेशन करने से पहले जो इमेजेस थी वो क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो तब हम बोलते हैं जी एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट है और जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है वो सिमेट्री ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन क्या हो सकता है, आप कोई प्लेन में उसकी इमेज ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, आप रोटेशन ले सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं जो वन बाय वन मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको समझाने की। सिंपलेस्ट एक आपको मैं उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझ आए। मान लीजिए जहां से यहाँ से मैंने एक रॉड पास की हुई है, ऐसे ये एक्सिस है, मान लीजिए मेरी पूरी बॉडी के ये दो हिस्सों में ऐसे बटी हुई है मेरी बॉडी। अब मैं इस एक्सिस को रोटेट करता हूं, ऐसे करके रोटेट करता हूं। अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मेरा फेस आपकी तरफ है, मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूं इसको, तो 90 डिग्री रोटेट होने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा। तो अगर मैं पूछूं बच्चे आपको, जब आप मैं जहां ऐसे खड़ा था और अब ऐसे जब खड़ा हूं, क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? तो आपके पास आंसर होगा जैसे सर हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां से आप अलग दिख रहे थे यहां से अलग है, तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपने आंखें बंद की थी, पहले आपने आंखें खोली, मैंने आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, मैंने बोला भाई आंखें बंद कीजिए, मैं अपने आप को 90 डिग्री घुमा लेता हूं और आपको पूछता हूं आंखें खोलिए, फिर आप बताइए क्या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? आप कहेंगे जी हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तो ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर मैं और 90 डिग्री अपने आप को घुमाता हूं, जहां से 90 डिग्री पहुंचा, फिर 90 डिग्री पहुंच गया तो इस तरह से आएगा, अब भी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। फिर मैं और 90 डिग्री घूमता हूं तो ऐसे आएगा, अब भी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जब मैं फिर 90 डिग्री घूमता हूं, यानी टोटल 360 डिग्री रोटेशन के थ्रू मैं बिल्कुल वापस आपके सामने ऐसा आ जाऊंगा। अगर आपने मुझे ऐसे देखने के बाद आंखें बंद की होंगी और मैंने अपने आप को इस एक्सिस के थ्रू 360 डिग्री अपने आप को रोटेट किया होगा, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि सर घूमे हैं। आपने आंखें खोली और आपको लगेगा जैसे सर पहले खड़े थे वैसे ही खड़े हैं। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन है। और ये जो एक्सिस है ये क्या कहलाएगी, सिमेट्री एलिमेंट कहलाएगी। तो डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो ये चार एलिमेंट्स आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो हम इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करेंगे। तो सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको CN से लिखा जाता है, देन प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा से लिखते हैं इसको। ये हायर क्लास में आपने पूरा डिटेल में स्टडी करना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं करना है, जस्ट आपको इनको लर्न भी नहीं करना, आपने याद करके नहीं जाना है, सिर्फ आपने गो थ्रू करना है, पता होना चाहिए है क्या बेसिक्स। फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, या इसको हम इन्वर्शन सेंटर भी बोलते हैं, आई से डिनोट किया जाता है। फिर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम SN से लिखते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। हम कहेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में n फोल्ड सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर हम उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अराउंड उस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, कितने डिग्री से, एंगल कितना रोटेट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। अगर इतना रोटेट करने के बाद जो आपके पास नई अरेंजमेंट आती है वो अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है, अरेंजमेंट मतलब कन्फिगरेशन जो आती है, अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल है जो पहले अरेंजमेंट थी, तो आप कहेंगे उसमें n फोल्ड सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसको हम लिखते हैं CN से। ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि मैं 360 डिग्री अपने आप को रोटेट करूं तो इनडिस्टिंग्विशेबल आ जाएगी आपके पास अरेंजमेंट। तो आप बोलेंगे इसमें थीटा कितना है, तो n कितना आ जाएगा, थीटा होगा 360, आपने रोटेट किया तो यहां से n निकाल सकते हैं, n आ जाएगा, n इधर ले जाइए, तो n आ जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय थीटा कितना था, मैंने आपको बताया कितना रोटेट किया मैंने अपने आप को 360, तो n आपका 1 आएगा, तो C1 एक्सिस है मुझ में।
C1 हर एक मॉलिक्यूल में होता है, तो इसको हम देखते नहीं है, ये हर एक मॉलिक्यूल में होगा। कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा लीजिए, उसमें C1 एक्सेस रहता ही रहता है, तो C1 को देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं किसी एक्सेस के लिए, एक्सेस है, हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें से ये एक्सेस पास करते हैं, कहीं से भी इमेजिन करते हैं कि जहां से अगर हम एक्सेस पास करते हैं उसको हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री, थीटा आपका 180 डिग्री आ गया, तो एन कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 182। इट मींस उसमें C2 है, टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो कैसे देखिए आप एग्जांपल देखिए, वाटर की एग्जांपल लीजिए। वाटर आपको ऐसे दिखेगा, वाटर की शेप जो होती है वो बेंच शेप होती है। तो वाटर जो है वो इस तरह का मॉलिक्यूल है, इस तरह का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये दोनों मार्कर आप ब्लैक लेके चलिए, ये भी ब्लैक है, ये ब्लू है, तो आप दोनों मान के चलिए एक ही है, ये ब्लैक ही है। अब इसमें से अगर हम यहां से रॉड पास करते हैं, यहां से ये ऐसे करके पास करते हैं इधर से, और इस रॉड से मैं रोटेट करता हूँ इसको 90 डिग्री, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। तो अब अभी तक आप कहेंगे ये तो डिस्टिंग्विशेबल है भाई। अब हम इसको क्या करते हैं और 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये भी हाइड्रोजन है और ये वाला भी हाइड्रोजन है, तो आपने क्या किया, यहां से रोटेट किया कितना 180 डिग्री, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये वाला इधर। तो आप नहीं बता पाएंगे कि मैंने रोटेट किया नहीं किया। इट मींस इसमें 180 डिग्री रोटेट करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनडिस्टिंग्विशेबल आ गई है। तो आप कहेंगे इसमें C कितना है 2, क्योंकि 180 रोटेट किया, थीटा आपका 180 है, तो n कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 180, तो C2 एक्सेस है इसमें। इस तरह से आपने सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो वाटर में अगर हम यहां से क्या पास करते हैं, यहां से हम रॉड पास करते हैं, कोई एक्सेस इमेजिनरी है, सचमुच में रॉड पास नहीं करनी है, आपने दिमाग में आपने इमेजिन करना है। इस तरह से पास करते हैं, तो इसको रोटेट करते हैं कितना 180 डिग्री, थीटा कितना लेते हैं 180 डिग्री, तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो इनडिस्टिंग्विशेबल आएगी। इट मींस ये वाली जो रोटेशन जो एक्सेस है इसमें C2 एक्सेस, आपके पास C2 सिमेट्री है, ठीक है। C2 एक्सेस ऑफ सिंपल, C2 सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। अब हम इसके बजाय और एक एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है। बोरान ट्राइफ्लोराइड, जहां बोरान ट्राइफ्लोराइड ले सकते हैं BCl3, BCl3, BCl3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहां पे बोरान है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहां से एक एक्सिस पास करता हूँ ऐसे करके, तो यहां से घुमाता हूँ, ये तो यहीं पे रहेगा। अगर ये तीनों एक जैसे हैं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो जब मैं यहां से रोटेट करूंगा 180 डिग्री, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। तो आप कहेंगे ये घुमाया ही नहीं सर ने, अगर आपने पहले आंखें बंद की होगी, मैंने घुमा दिया, तो आपको नहीं पता चलेगा। इट मीन ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब जहां से 180 डिग्री रोटेट करने से आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज आई। अब मैं यहां से रॉड पास करता हूं, इधर से यहां से घुमाता हूं 180 डिग्री, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये अपनी जगह रहेगा। तो यहाँ पे भी 180 से घुमाया। अब मैं यहां से रॉड पास करता हूं, इधर से इसको घुमाता हूं 180, तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो इसमें देखिए 3 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। अब अगर मैं इधर से पास करता हूं, इधर से सामने से ऐसे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, मैं यहां से रोटेट करता हूं, तो इनके बीच में एंगल कितना 120 डिग्री, ये 120, ये 120, ये 1। और मैं यहां से घुमाता हूं इसको 120, ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां और ये वाला यहां। तीनों क्लोरीन है, ऐसे मार्कर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, जहां ये रेड, इसकी कैप है रेड है, इसकी ब्लू है, ये ब्लैक है, पर आपने सोचना है ये तीनों एक जैसे हैं। तो आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे जब मैंने यहां से कितना घुमाया 120 डिग्री, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। तो 120 डिग्री थीटा हो गया आपका, तो n कितना आएगा 360 डिग्री बाय 120 कितना आ जाएगा C3। इट मींस BCl3 में 3 C2 है, 1 2 3, और एक यहां से क्या है C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो आई होप इतनी 2 एग्जांपल्स काफी हैं आपको समझने के लिए सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो एक मेरा यहां से रॉड पास करेंगे हम, ये C2 है, फिर एक यहां से पास करेंगे, ये भी C2 है, और एक हम
यहां से पास करेंगे तो ये भी क्या है C2, इसमें 3 C2 सिंपल एक्सियल सिमेट्री है, और एक हम जहां से पास करेंगे ऐसे करके इसको घुमाएंगे तो वो क्या आएगी C3 एक्सिस आएगी। तो ये आपको सिंपल एक्सियल सिमेट्री का पता होना चाहिए। बट आपने, मैंने बार बार बोला, आपने ये रटा मार के नहीं जाना है, सिर्फ समझना है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है। अपने दिमाग में आपने एक प्लेन सोचना है, मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक प्लेन ऐसा है जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे और वो दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज हो। शीशे में अगर देखें तो एक हिस्सा दूसरे की रिफ्लेक्शन हो, तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास जो प्लेनर मॉलिक्यूल है, जिसमें सारे एटम जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होता ही होता है। चलिए ये एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया, ये टार्टरिक एसिड है, इमली में पाया जाता है ये। तो ये देखिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। अब देखिए इसमें अगर हम जहां से इमेजिन करें, यहां से एक हम शीशा पास करें, एक प्लेन है, हमने जहां से पास किया, देखिए अब ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ये शीशे में ये दिखेगा, ये इधर देखेगा, ये वाला यहां दिखेगा। तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया है और एक हिस्सा दूसरे की मिरर इमेज है। तो जो जहां से प्लेन पास किया होगा, जो ऐसे शीशा बीच में से डाल दीजिए आप, यहां से कट कर दीजिए इसको, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ये जो प्लेन होगा, मिरर लगाया होगा बीच में, ये क्या होगा, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर हम वाटर में से ऐसे ऐसे प्लेन पास करें, पहले हम एक्सिस ले रहे थे, ऐसे करके एक एक्सिस ले रहे थे, अब हमने जहां से क्या कर दिया, एक शीशा पास कर दिया, बीच में से प्लेन पास कर दिया, तो ये दो बराबर हिस्सों में कट गया। तो शीशे में ये वाला इधर दिखेगा, ये वाला इधर दिखेगा, तो ये भी क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। अब हम जहां से शीशा पास करें तो ये भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया, यहां से पास करें ये भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया, यहां से पास करें तब भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और ये सभी एटम एक ही प्लेन में होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो एक ऐसा प्लेन तो है ही है। तो उस केस में बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं देखते हैं। जब प्लेनर मॉलिक्यूल हो, एक प्लेन वो होता है, उसमें डिवाइड वाला कंसेप्ट नहीं देखा जाता, उसमें हम सिंपली बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बाकी वाले जो होते हैं, अगर नॉन प्लेनर है तो आपने देखना है डिवाइड करता है कि दो हिस्सों में, नहीं, अगर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए हम बोलेंगे इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक मॉलिक्यूल हम ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको ना दिखे। जैसे मैंने यहां लिया अभी आपके पास COH, CHOH, यहाँ पे OH ले लूं मैं, और इस तरफ H, यहाँ पे COOH, ऐसा मॉलिक्यूल ले लूं। अब आप देखिए, अगर जाओ हम पहले जहां से डिवाइड कर रहे थे तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, क्योंकि जहां H था जहां भी क्या था H। अब मैंने उल्टा कर दिया, ये नीचे वाला जो H था इधर ले आया, इधर वाला इधर ले गया, हमारे को फॉर्मूला सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम ही, आप देखें तो कंसेप्ट आ गया, जाके हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ, ये वाला हिस्सा इसकी मिरर इमेज नहीं है, तो इसमें ये वाला जो प्लेन होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। देन आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, सेंटर होता है कहीं मॉलिक्यूल में, जहां से हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। कोई पॉइंट है, कोई मॉलिक्यूल है, हम इधर अगर 5 मीटर जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 मीटर जाते हैं। अगर जो एटम यहाँ पे है वही एटम इधर होता है, सेम एटम जहां सेम ग्रुप ऑफ एटम्स को आप मिलते हो ऑन ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन अपोजिट डायरेक्शंस, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए आप इधर जाते हैं, यहाँ पे आपको B मिलता है, उतना ही डिस्टेंस आप इधर कवर करते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, B मिलता है, तो हम कहेंगे ये वाला जो पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कल हमने किया था सिस एंड ट्रांस अल्कीन लिए थे हमने, चलो हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ट्रांस वाला। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, देखते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अब आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, हमने यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो इस तरफ ये क्या मिला आपको, हाइड्रोजन एटम। अब अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही डिस्टेंस जब हम कवर करेंगे तो आपको इधर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन एटम। अब हम यहाँ से इस तरफ ट्रैवल करते हैं, कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, आपको क्या मिलता है, क्लोरीन एटम। अब उतना ही डिस्टेंस आप अपोजिट डायरेक्शन में कवर करते हैं तो इधर भी क्या मिलता है आपको, क्लोरीन एटम।
तो ये वाला पॉइंट जहां से आप इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं और आप सेम एटम्स को, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको मैंने आपको पहले बोला एसएन से नोट करते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल में n फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ए मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस n फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब, अगर हम कोई मॉलिक्यूल में एक एक्सिस ढूंढते हैं, उस एक्सिस के इर्द गिर्द थ्रू एन एंगल कितना थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n से रोटेट करते हैं, फिर उस डायरेक्शन के किसी एंगल के थ्रू रोटेट करने के बाद एक आपके पास इमेज आएगी, फिर उस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है हमारे पास, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हम क्या लेते हैं, उसकी इमेज लेते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं, शीशे में देखते हैं क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन देखने के बाद अगर जो हमारे पास अरेंजमेंट आती है, कन्फिगरेशन आती है, वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, जो पहले की अरेंजमेंट थी बिल्कुल वैसी आ जाती है, तो हम कहेंगे ये जो एक्सिस है ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है विद n फोल्ड, यानी इसमें Sn फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। कौन सी, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन 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 है, यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है COH, कार्बोक्सिल ग्रुप जहाँ H है, COH ऊपर है। ये बेसिकली आपने बच्चे समझना है कि ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है रोम्बस की फॉर्म में, ये बेसिकली ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में, ऐसे जो बुक है स्क्वायर की फॉर्म में है। यहाँ पे ये वाला फर्स्ट कार्बन मान लीजिए, यहाँ पे COH ऊपर है, H नीचे है, फिर आगे चाहिए H ऊपर है, COH नीचे है, ये ऐसे जहाँ पे है, यहाँ पे ये ऐसे है, फिर यहाँ पे फिर ऐसे ही है, COH ऊपर H नीचे, फिर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, H ऊपर COH नीचे है। इस तरह से आप अपने दिमाग में एक पिक्चर तैयार कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, यहां से एक एक्सिस पास करते हैं, यहां से एक रॉड पास करते हैं, इस बुक को घुमाते हैं, ये बुक ऐसी हो जाएगी, इस तरह 90 डिग्री घुमाते हैं। तो क्या था, यहाँ पे क्या था, COH ऊपर था, H नीचे था, जैसे आपने घुमाया तो ये जहां पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आपका COH ऊपर H नीचे, तो साथ वाले में क्या है, यहाँ इस तरह से है, H ऊपर COH नीचे है, तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पे COH ऊपर है, H नीचे है, यहाँ पे H ऊपर COH नीचे है, फिर नेक्स्ट कार्बन पे COH ऊपर है, H नीचे है, और लास्ट वाले पे H ऊपर है, COH। तो ये प्लेन ऐसे है, इसके ऊपर ग्रुप जुड़े हुए हैं, स्फीयर प्लेनर है, इस तरह से ऊपर 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो ये हमारे पास पिक्चर तैयार होगी। ये और ये एक जैसी नहीं है, तो अभी हमारे पास काम नहीं हुआ। हमने क्या करना है, अब यहां से हमने रॉड पास की थी, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हुआ, ये वाला प्लेन जो है, ये प्लेन क्या हुआ, इसके 90 डिग्री हुआ, इस एक्सिस के 9। अब इसमें हम शीशा रखेंगे, यहां से हम देखेंगे क्या हुआ। अब शीशे में क्या हुआ, ऊपर वाले ग्रुप नीचे दिखेंगे, नीचे वाले ऊपर। यहाँ पे क्या था, यहां से स्टार्ट किया था, कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर था, H नीचे था, घुमाने के बाद यहाँ क्या आ गया, H ऊपर चला गया और COH नीचे। अब जब हम शीशे में देखेंगे, ये शीशे में ऐसे दिखेगा, तो ये और ये सेम हो गया। आप ध्यान से देखिए, इसको हमने 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये पिक्चर आई। अब इसमें हमने ये जो प्लेन है, इस प्लेन में ऐसे शीशा रख के देखा, तो H ऊपर था, H नीचे दिखेगा, ये नीचे आ गया, COH ऊपर चला गया, ये COH ऊपर था, नीचे आ गया, H नीचे था, ऊपर चला, तो सभी ग्रुप ऐसे चेंज हो जाएंगे। अब इसको देखिए और इसको देखिए, क्या दोनों एक जैसे ही हैं कि नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इट मींस इसमें आपने कितने डिग्री से रोटेट किया उसको, 90 डिग्री से, तो थीटा आपका आया 90 डिग्री, तो n कितना आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय n, सॉरी थीटा, यानी 360 डिवाइडेड बाय 90, तो इट मींस 4 आ गया। तो इसमें S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें क्या है, S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, चारों मैंने आपको बता दिए, आपने चारों याद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो हायर क्लास में जब आ जाओगे, वहां के आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखेगी, तो वहां पे आपने लर्न करना है, पर इनकी हेल्प से ही हम आगे कुछ चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें
कि जो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होते हैं वो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये एक प्रैक्टिकली देखा हुआ परखा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज हो जाता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होती है उनको हम बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स। के बाद ये भी पूछते हैं व्हाट आर कायरल सबस्टांसेस या कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, तो ये भी आपने कर लेना है कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होती हो उसको बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट। कायरल CHIR कायरल ऑब्जेक्ट्स। कायरल ऑब्जेक्ट्स क्या है? एन ऑब्जेक्ट is said to be chiral if it is non-superimposable on its mirror image। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं है, नॉन सुपरइम्पोजेबल है, तो उन सबस्टांसेस को उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कायरल। और इस तरह का जो फिनोमेना होता है कि अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज ना होना, इसको कायरलिटी भी बोला जाता है। तो कई बार पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कायरलिटी। तो कायरलिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है या फिनोमेना कह सकते हैं हम लोग कि जब मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज ना होता हो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट तो हो गए कायरल और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कायरलिटी बोलते हैं। अब कब कोई सबस्टांस या कब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होती है तो उसके लिए आपको देखनी पड़ती है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कोई एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं रहता है वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होती है। कोई आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसमें सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर कुछ भी कोई भी सिमेट्री उसके पास नहीं है तब जाके वो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल होता है। तो तब जाके हम कहेंगे जी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो पहले हमने कहा कैसे पता चलता है हमें मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो जो अपनी मिरर इमेजेस के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कोई ऑप्टिकली एक्टिव कब होते हैं? जब कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होता है। कब कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होता है? जब उसके पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं रहते हैं। इसलिए मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ाए। तो इसी से कंटिन्यूटी में नेक्स्ट है हमारा कायरल कार्बन या कायरल सेंटर या असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, एक ही बात है। बड़ी बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक सेंटर, स्टीरियो सेंटर भी कहा जाता है इनको। तो कायरल कार्बन क्या होता है? बेसिकली देखा ये गया है कि जैसे हम सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ले रहे हैं कार्बन का, जो हाइड्रोकार्बन में सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन सबसे छोटा जो मीथेन है CH4, ये देखा गया है कि CH4 में अगर हम क्या करते हैं प्लेन पोलराइड को पास करते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट आपको बताया कि हम पोलैरिमीटर लेंगे उसमें से लाइट पास करेंगे तो मीथेन का हम सोल्यूशन बनाते हैं उसमें से प्लेन पर लाइट को पास करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं लाइट का जो पाथ होता है जहाँ प्लेन जो होता है वो रोटेट नहीं होता है ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ। फिर क्या किया उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला जाता है, उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है एक हाइड्रोजन निकाल दिया इसकी जगह क्या लगा दिया क्लोरीन। फिर लाइट इसमें से पास की फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है, यानी ये प्लेन पोलर लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है। फिर हम एक और हाइड्रोजन निकालते हैं ब्रोमीन लगा देते हैं फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। फिर हम तीसरा हाइड्रोजन भी निकाल के आयोडीन लगा देते हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखिए चारों जो एटम्स हैं चारों ग्रुप ऑफ एटम जो है कार्बन के साथ वो डिफरेंट हो गए, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन, जहाँ ब्रोमीन, जहाँ आयोडीन। ये मॉलिक्यूल जो है जब इसको इसका सोल्यूशन बना के इसमें से
प्लेन पोलर लाइट पास की जाती है तो ये मॉलिक्यूल जो है ये प्लेन पोलर लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है, जहां लेफ्ट की तरफ जहां राइट की तरफ, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ऐसा क्या हुआ है इसमें, बेसिकली कंसेप्ट वही है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का। इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री थी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी रहते हैं, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी रहते हैं। अगर मेरे पास मॉडल अवेलेबल है, मेरे पास मार्कर भी 3 ही है, अगर 4 होते तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता आपको बताने की। यानी हो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में बताने की। इसमें क्लोरीन लगाने के बाद फिर इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी रहते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं पर स्टिल उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी रहता है। फिर जब दो ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं अब भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बचता है और एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी रहते हैं। फिर जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं इस केस में ना तो इसमें सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री बचता है और ना ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है। अब ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिक हो जाता है, तब जाके जी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो जो मैंने पहले बात बताई आपको, कब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव होता है, जब कोई मॉलिक्यूल प्लेन जिस मॉलिक्यूल के पास सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं रहते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जिसके पास सिमेट्री एलिमेंट हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यही यहाँ पे देखा हमने, यहाँ सिमेट्री एलिमेंट थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ नहीं थे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो कार्बन कब ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट हुआ, जब कार्बन के साथ चारों ग्रुप जो थे, जहां चारों एटम जो थे वो डिफरेंट थे। तो ऐसा कार्बन किसी भी मॉलिक्यूल में जिसके साथ चारों ग्रुप जहां एटम्स डिफरेंट जुड़े हुए हों, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, या कायरल सेंटर, या असिमेट्रिक कार्बन, या असिमेट्रिक सेंटर भी बोला जाता है। तो एक कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड इज नोन एज कायरल कार्बन। एंड सच मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होता है, सिर्फ एक ही याद रखना, फोकस रखना आपने, तो सच मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन कायरल कार्बन आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक कायरल सेंटर होगा वो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, ये याद रखना आप लोगों ने। अगर एक कायरल सेंटर है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट अगर एक से ज्यादा है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आपको फिर वही देखना है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ही देखना है कि उसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, क्या उसमें सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो आपने फिर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पर चले जाना है। पर आपको कोई अगर ऐसे मॉलिक्यूल दिया जाता है एग्जाम में जिसमें एक ही कायरल सेंटर हो, तो आपने आंखें बंद करके कह देना सर ये हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक ही कायरल सेंटर है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोज भी नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा है तो फिर हो सकता है उसमें सिमेट्री आ जाए, वो अलग से एग्जांपल्स हम करेंगे बाद में आपको समझाने की। आज का वीडियो हम इतना ही बनाएंगे तो ज्यादा लेंथी हो गया। हम कंटिन्यूटी में नेक्स्ट इसी के साथ एक और वीडियो जोड़ते हुए जो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसको खत्म करेंगे। इसमें कायरल की जगह ए कायरल भी आता, अकायरल बोलते हैं उसको। तो अकायरल क्या होगा, जिसमें जो कार्बन है उसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट ना हो, 2 सेम हो, 3 सेम हो, तो वो अकायरल होगा। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो होंगी अकायरल ऑब्जेक्ट्स होंगी, तो वो सिंपल सा है, कायरल का ही अपोजिट जो है अकायरल है। सिमेट्रिक असिमेट्रिक के आगे कई बार डिससिमेट्रिक पूछते हैं, जब भी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिससिमेट्रिक सेंटर क्या होते हैं। तो असिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक में फर्क है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिससिमेट्रिक कार्बन हम कल करेंगे। थैंक यू बच्चे, इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपको अच्छा लगे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, एंजॉय कीजिए। कहीं पर भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज, कोई भी बच्चा जो है वो बेहिचक शेयर कर सकता है अपना डाउट। पर मुझे दुख होता है आप में से कोई भी बच्चा शेयर नहीं कर रहा है, बताता ही नहीं है। जब भी मैं पूछता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ बच्चे कोई डाउट, तो एक ही आंसर आता है नो, वो भी 3-4 बच्चे वहां जवाब देते हैं नो सर। बट बाकी जो पूरी क्लास है, 80 बच्चों की क्लास है, कोई भी बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। हम बीमार होने के बावजूद, कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद, जहाँ पे आपको मेहनत कर रहे हैं, बोलने में दिक्कत होती है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अगर आप देखेंगे नहीं तो दुख तो होता है। बच्चे इसको जरूर देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज बच्चे शेयर जरूर कीजिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपके डाउट्स क्लियर होंगे नहीं, तब तक आपका कंसेप्ट भी नहीं बनेगा। कंसेप्ट नहीं बनेगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।